नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, अगले आधे घंटे में हम आपको उन खबरों से रूबरू कराएंगे जिससे आपका सरोकार है। उन खबरों के मायने भी आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, पर महीनों पहले बीजेपी को टक्कर देने के लिए बने इंडिया अलायंस के बीच सीटों का तालमेल नए साल के आने के बाद भी नहीं हो पाया है। कांग्रेस जहां सीट शेयरिंग को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं जेडीयू के नेता लगातार कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग जल्द हो, वरना नुकसान गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। विपक्षी गठबंधन के बीच सीटों पर जारी मंथन को लेकर बीजेपी तंज कस रही है और इंडिया अलायंस पर कांग्रेस को समाप्त करने की सोच वाला गठबंधन बताया जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले आप ये पूरे मामले को समझिए, उसके बाद खबर तो समझिए। कोई हड़बड़ी नहीं है और किस पार्टी का सीट बट गया, कहां बीजेपी का बट गया। सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं है। अखिलेश जी ने क्या वक्तव्य दिया मुझे उसकी जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ केंद्रीय आला कमान रोज सहयोगी पार्टियों से निरंतर वार्ता में लगा हुआ है। कांग्रेस को यही गठबंधन ही सत्यानाश करेगा। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने में जुटे इंडी अलायंस के नेता सीट शेयरिंग को लेकर आश्वस्त भी हैं और हड़बड़ाहट में भी। तभी जेडीयू नेता केसी त्यागी के सवाल पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह कहते हैं कि बातचीत के लिए त्यागी को नॉमिनेट ही नहीं किया गया, विजय चौधरी नामित किए गए हैं। वो कुछ बोलेंगे तभी मतलब समझा जाएगा। हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा, उसमें कौन सा है। अभी कौन चुनाव डिक्लेयर हो गया है कि तुरंत सीट डिक्लेयर करने का आप लोग डिमांड रखते हैं, सवाल पूछते हैं। नहीं, मैं तो उस पार्टी की तरफ से जिनका जो नॉमिनेट किए गए हैं वार्ता के लिए, उसमें तो केसी त्यागी जी नहीं है, उसमें विजय चौधरी जी हैं। वो कुछ बात करें तो समझ में आती है। अखिलेश सिंह के बयान के कुछ ही मिनट बाद नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद जेडीयू नेता और बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी तपाक से कह डालते हैं कि जेडीयू कोई भी बात बिना मतलब के नहीं कहता। सीट शेयरिंग पर जल्द बात होनी चाहिए, वरना नुकसान इंडी अलायंस को ही उठाना पड़ेगा। जनता दल यू कोई न बात अचानक कहती है और न कोई बात मैंने बिना किसी आधार के कहती है। जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए। सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं है, इससे गठबंधन के ही नुकसान होने की संभावना। इधर जेडीयू और कांग्रेस नेताओं के दावे के बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार तंज कसते हुए पलटवार किया। गिरिराज कहते हैं कि विपक्ष का गठबंधन खंडित हो चुका है और इंडी अलायंस ही कांग्रेस का सत्यानाश कर देगा। इंडी गठबंधन ही नहीं है, ऊपर से संतरा है और नीचे से फांके फांक है, अंदर में संतरे की तरह। ऊपर से छिलका सुंदर लगता है और नीचे फांक है। तो ये फांक अब बिखर गया है, छिलका उखड़ गया है। अब वो कोई भी यात्रा कर ले, कांग्रेस को यही गठबंधन ही सत्यानाश करेगा। सीटों के बंटवारे से पहले जिस बात पर बीजेपी विरोधी गठबंधन पर तंज कस रही है, उसकी वजह भी है। अब तक इंडी अलायंस की 4 बैठकें हो चुकी हैं। किसी भी बैठक में खुलकर पीएम फेस के साथ ही विपक्ष के संयोजक पद तक पर चर्चा नहीं हुई। 25 से ज्यादा पार्टियों के बीच सीटों का फॉर्मूला कैसे तय होगा, इस पर गठबंधन को लीड कर रही कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन में ही जुटी है। ऐसे में जेडीयू की जल्द से जल्द सीट शेयरिंग की मांग इंडी गठबंधन पर दबाव की सियासत के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप इंडिया में सीट शेयरिंग पर खींचतान को समझिए। विपक्षी गठबंधन की ओर से अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं और अब तक विपक्ष के नेता संयोजक पर चर्चा नहीं कर पाए हैं। नीतीश कुमार ने ही विपक्षी गठबंधन की नींव रखी। अकेले ही सभी नेताओं से उन्होंने 1-to-1 मुलाकात की।
शुरू से ही नीतीश कुमार सीटों पर बातचीत की पहल करते रहे हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस सिर्फ मंथन में ही जुटी हुई है। सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बात हो रही है। कांग्रेस को सीट शेयरिंग समय पर होने का भरोसा है, लेकिन जेडीयू के नेता लगातार दबाव बना रहे हैं। विजय चौधरी को बातचीत के लिए नामित किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को जेडीयू ने जवाब दिया है। केसी त्यागी को लेकर अखिलेश सिंह ने जो बयान दिया था, उसके कुछ ही देर बाद विजय चौधरी ने दो टूक जवाब दिया। गठबंधन में सबसे ज्यादा सीट शेयरिंग अहम है, ऐसा उन्होंने कहा। जेडीयू ने सीट शेयरिंग की गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है और सीट शेयरिंग को लेकर अगर देखा जाए तो जेडीयू की तरफ से लगातार कांग्रेस पर दबाव बनाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। राम मंदिर को लेकर बिहार में लगातार सियासत गर्मा रही है। आरजेडी के नेताओं के विवादित बयान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंत्री से लेकर आरजेडी के विधायक आए दिन अमर्यादित और बेतुका बयान दे रहे हैं। पार्टी विधायक फतेह बहादुर ने एक और बयान देकर सियासत को काफी गर्म कर दिया है। आरजेडी के नेता अपने ऐसे बयानों पर अड़े हुए भी हैं। जाहिर है बीजेपी को बैठे बिठाए विपक्ष पर हमला करने का एक बड़ा मौका भी मिल गया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मंदिर से कितने आईएएस निकलेंगे, कितने आईपीएस निकलेंगे, कितने डॉक्टर बनेंगे, कितने इंजीनियर बनेंगे, कितने प्रोफेसर मंदिर से बताओ ना। सियावर रामचंद्र की। मंदिर और हिंदू धर्म पर आरजेडी की तरफ से विवादित बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। टिहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने एक और विवादित बयान देते हुए कहा है कि मंदिर जाने से देश का विकास नहीं होगा। फतेह बहादुर ने 22 जनवरी को स्कूल कॉलेज में देश भर में कैंडल जलाने की भी अपील की है। इसको जिन चीज में आस्था है वो उस चीज में आस्था रखे। हमारा आस्था जो है वो शिक्षा के मंदिरों में है। हम शिक्षा के मंदिर में आस्था रखते हैं और मैं पूरे देशवासियों से मैं आग्रह करता हूं, मैं अपील करता हूं कि 22 जनवरी को पूरे देशवासी और प्लस जो हमारा बिहार सरकार लाखों पुजारियों को जो नियुक्ति पत्र देने का काम किया है, जो शिक्षा के मंदिर का पुजारी है, उस सभी पुजारियों से मैं आग्रह करता हूं कि 22 जनवरी को सभी शिक्षा के मंदिरों में मोमबत्ती जलाकर प्रकाशित करने। फतेह बहादुर से पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया था। चंद्रशेखर ने कहा था, मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है, स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। चंद्रशेखर के इसी बयान को लेकर हिंदू शिव भवानी सेना की ओर से पटना के कोतवाली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। वहीं लगातार आरजेडी के नेताओं के बयानों से खफा बीजेपी आक्रामक तरीके से पलटवार कर रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कहते हैं कि आरजेडी नेताओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी जात की राजनीति की दुकान बंद होने वाली है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि आरजेडी सनातन धर्म को कमजोर करना चाहती है। राजद का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और राजद के लोग घबरा गए हैं, क्योंकि जातीय नरसंहार से सत्ता प्राप्ति करने वाले लोग को अब नजर आ रहा है कि लोग अब जात का नाम नहीं ले रहा है, लोग अब राम का नाम ले रहा है। बिहार मुक्त होगा इस राजद के मानसिकता से। राजद अब विपक्ष के नेता बनने लायक भी सीट नहीं प्राप्त कर पाएगा। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में गलत और अमर्यादित बयानों से बचने की जरूरत है। राजनीतिक हितों को साधने से ज्यादा जरूरी है सभी धर्मों का सम्मान करने की। बावजूद इसके बिहार की सियासत राम मंदिर पर बेहिसाब कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो राम मंदिर पर आरजेडी की जुबान को अब आप समझिए। 22 जनवरी को राम मंदिर की पुनर्स्थापना अयोध्या में है, जहां पर भगवान श्री राम लला विराजेंगे। देश भर में आमंत्रण दिया जा रहा है। आरजेडी के नेता लगातार इसको लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। बीजेपी पर राम मंदिर का मुद्दा हथियाने का आरोप लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने मंदिर की जरूरत पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं चंद्रशेखर ने मंदिर के मार्ग पर अपना ज्ञान बताया है। विधायक फतेह बहादुर ने मंदिर की जरूरत पर सवाल उठाए। आरजेडी नेताओं के लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं और फतेह बहादुर ने कहा है कि मोमबत्ती स्कूलों में जलाए जाएं। फतेह बहादुर डेहरी सीट से आरजेडी के विधायक हैं। खुद 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने की है। स्कूल कॉलेजों को खुद के लिए मंदिर मानते हैं। धर्म को लेकर विवाद देने में आगे रहते हैं। आरजेडी की ओर से सबसे ज्यादा विवादित बयान फतेह बहादुर ने ही दिए हैं। सिर्फ राम मंदिर को लेकर ही नहीं, बल्कि इसके पहले उन्होंने देवी दुर्गा को लेकर के भी टिप्पणी की थी और मां सरस्वती को लेकर भी टिप्पणी करके सुर्खियों में आ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। ईडी ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी सांसद बेटी मीसा भारती, हेमा यादव का नाम भी शामिल है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी अमित कात्याल समेत कुछ अन्य लोगों और कंपनियों के नाम भी चार्जशीट में जोड़े गए हैं। 16 जनवरी को इस केस की सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर लालू परिवार मुश्किलों में घिरता दिख रहा है। रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें पूर्व सीएम राबड़ी देवी के साथ ही लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के साथ हृदय चौधरी और लालू के करीबी अमित कात्याल को भी आरोपी बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि 22 जनवरी से पहले केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के जरिए दबाव बना रही है। कोई रेलवे का अधिकारी नहीं, मंत्रालय का अधिकारी नामित नहीं, तो घर की महिलाओं को सिर्फ प्रताड़ना के लिए आपने नाम डाल दिया और खेल खुला रखा आपने। मैं आज आपके माध्यम से कहता हूं कि ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेंगे, ये उन लोगों का नाम डालेंगे जिनके नाम अब तक नहीं है। आरजेडी के आरोपों पर पलटवार बीजेपी की ओर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने किया है। सम्राट कहते हैं कि 27 साल से लालू प्रसाद का परिवार भ्रष्टाचार का प्रतीक बना हुआ है। लालू प्रसाद के लिए जेल जाने की परंपरा भी कोई नई नहीं है। आप लोग चिंतित हैं, लालू जी का परिवार भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है और आज नहीं, पिछले 27 साल से लालू जी सिर्फ भ्रष्टाचार के प्रतीक है और जनता दल यूनाइटेड ने तो उनको जेल में सड़वा ही दिया, कांग्रेस पार्टी ने समाप्ति कर दिया। इसलिए कोई नई बात नहीं है। लालू जी सीबीआई से जेल गए, ईडी से जेल जाएंगे, ये परंपरा है, उनके यहाँ कोई नई बात नहीं। बता दें कि लालू प्रसाद के करीबी अमित कात्याल को ईडी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था, जिससे कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है। यही नहीं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी एजेंसी समन कर चुकी है, पर तेजस्वी ने अब तक अपने बयान दर्ज नहीं कराए हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाले का आरोप लालू प्रसाद के यूपीए 1 के दौरान रेल मंत्री रहते लगा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लालू प्रसाद और उनकी फैमिली के नाम लिखवाई गई। अब पहली चार्जशीट दाखिल होने के बाद लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात उस्ताद राशिद खान की। मौजूदा दौर के सबसे बड़े गायक और दिग्गज संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद कोलकाता के एक अस्पताल में 55 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उस्ताद राशिद खान प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे। वे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे।
डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। 11 साल की उम्र में पहली बार मंचीय प्रस्तुति दी थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जन्मे राशिद खान उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के भतीजे थे। अपनी शुरुआती ट्रेनिंग उन्होंने नाना उस्ताद निसार हुसैन खान से लिया था। राशिद खान उस्ताद रामपुर सहसवान घराने के गायक थे। उस्ताद राशिद खान ने बॉलीवुड फिल्मों में भी गाने गाए हैं। फिल्म जब वी मेट का गाना आओगे जब तुम साजना काफी पॉपुलर हुई थी। इसके अलावा माय नेम इज खान, राज 3, मंटो और शादी में जरूर आना जैसी फिल्मों में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा था। पंडित भीमसेन जोशी ने राशिद खान के बारे में कहा था कि इनके हाथ में भारत का संगीत सुरक्षित है। तो संगीत सम्राट राशिद खान को अब आप समझिए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में इनका जन्म हुआ था। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के भतीजे थे। नाना उस्ताद निसार हुसैन खान से इन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी, यानी वहीं से इनकी शिक्षा संगीत की शुरुआत हुई थी। उस्ताद रामपुर सहसवान घराने के गायक थे। 11 साल की उम्र में, यानी कि पहली बार जब उन्होंने मंच पर अपनी प्रस्तुति दी थी तब वो 11 साल के थे। आओगे जब तुम साजना गीत इनका काफी पॉपुलर हुआ था, लोगों ने काफी पसंद किया। फिल्म माय नेम इज खान में भी इन्होंने अपनी आवाज दी थी, कई सारे गाने गाए थे। इसके साथ ही राज 3, मंटो और शादी में जरूर आना जैसे फिल्मों में भी इन्होंने गाना गाया था। 55 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली है। प्रोस्टेट कैंसर से उस्ताद राशिद खान जूझ रहे थे। और आपको बता दें, मशहूर शास्त्रीय गायक राशिद खान के निधन पर लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा ने शोक जताया है। उन्होंने राशिद खान के निधन को संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया है, जिसकी कभी भी भरपाई नहीं हो सकती है। क्या कहूंगी, मैं तो स्तब्ध हूं। उस्ताद राशिद खान साहब, अभी मेरी कुछ ही दिनों की बात है कि भुवनेश्वर में मैं उड़ीसा गई थी और एक भारत श्रेष्ठ भारत वो कार्यक्रम था जिसमें उनसे हम अगल बगल रुके थे होटल में। तो वहीं मेरी मुलाकात हुई, कार्यक्रम उनका हुआ, मेरा भी कार्यक्रम था संयोग से, और बहुत अच्छी उनसे मुलाकात हुई। उनके गीत मैंने उनको सुनाए, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे कलकत्ता आने का न्योता दिया था कि दीदी, मुझे दीदी बुलाते थे वो। और मेरी मुलाकात 2 बार उनसे हुई और बहुत उन्होंने प्यार दिया और मुझे कहा कि आप कलकत्ता आओ दीदी एक बार। मैं जाने वाली थी कलकत्ता, जा नहीं पाई, लेकिन ये जो सूचना है ना बहुत दुखद है। संगीत जगत के लिए ये तो एक फॉर्मेलिटी होगी कहना कि अपूरणीय क्षति है। ये इतना बड़ा धरोहर भारत ने खो दिया। ये संगीत के इतने बड़े स्तंभ, इससे शास्त्रीय संगीत जगत को, संगीत जगत को, फिल्म जगत को बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ये निकट भविष्य में, सालों में इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। मैं हर रोज उनके शास्त्रीय गायन को सुनती हूँ, प्रतिदिन मैं सुनती हूँ। एक दिन भी नागा नहीं होता उनके गीतों को, उनके किसी भी बंदिश को सुने हुए। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी। बहुत ही दुखद है, ये बहुत दुखद है। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ उनको। ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झाड़।